आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के भूगोल विषय के खंड क के इकाई 1, जो कि हम बात कर रहे थे भारत संसाधन एवं उपयोग के बारे में। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने इस अध्याय में अध्ययन किया था संसाधन क्या होते हैं, संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों के प्रकारों के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। आज हम बात करेंगे संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन क्या होता है, भारत में संसाधन नियोजन किस प्रकार से किया जा रहा है, संसाधनों का संरक्षण, सतत विकास की अवधारणा क्या है और सतत विकास हेतु किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। चलो, संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं? ये संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन है। वर्तमान परिवेश में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ा है। संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन हेतु सर्वमान्य रणनीति तैयार करना संसाधन नियोजन की प्रथम प्राथमिकता है। संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। भारत जैसे देश के लिए तो यह बहुत ही अनिवार्य हो गया है। जहां संसाधन की उपलब्धता में अत्यधिक विविधता के साथ साथ सघन जनसंख्या व्याप्त है, वहां कई ऐसे प्रदेश हैं जो संसाधन संपन्न है। जैसे कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो संसाधन संपन्न तो हैं, लेकिन संसाधनों का उपयोग नहीं करने के कारण गरीब रह जाते हैं। जैसा कि हमने संसाधन क्या होते हैं पिछले चैप्टर के अंतर्गत हमने देखा था कि जापान, जहां पर कि प्राकृतिक संसाधनों की कमी पाई जाती है, उसके बावजूद वह विकसित श्रेणी के देशों की अग्रणी पंक्ति में खड़ा हुआ है। कुछ ऐसे ही प्रदेश हैं जहां एक ही प्रकार के संसाधनों का प्रचुर भंडार पाया जाता है तथा दूसरे संसाधनों में वह गरीब है। जैसे अगर भारत के हम राज्यों की बात करें तो जैसे कि झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि ऐसे प्रदेश हैं जहां खनिज एवं कोयला प्रचुर भंडार है। उसी प्रकार बिहार, जहां पे चूना पत्थर एवं पाइराइट जैसे खनिजों में धनी है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु बहुत से कारणों के कारण उनका विकास नहीं हो पाया है। राजस्थान की बात करें तो सौर ऊर्जा के साथ साथ वहां पर पवन ऊर्जा की अधिकता पाई जाती है। उसकी संभावना पाई जाती है कि वहां पर सौर ऊर्जा के साथ में पवन ऊर्जा का विकास हो सकता है। परंतु ये राज्य जल संसाधन की दृष्टि से अत्यंत निर्धन है। राजस्थान, जहाँ पर थार का मरुस्थल पाया जाता है, पानी की कमी है, इसलिए वहाँ पर जल संसाधनों की दृष्टि से वह निर्धन है। भारत के अंतर्गत अगर हम बात करें लद्दाख जैसे क्षेत्र की, जो कि शीत मरुस्थल है और वह अपने आसपास के क्षेत्र व देश के अन्य भागों से अलग थलग सा हो गया है, लेकिन ये एक सांस्कृतिक विरासत का धनी है, ये कल्चरल रिच है। ठीक है, यहाँ जल महत्वपूर्ण खनिज है। ठीक है, महत्वपूर्ण खनिज है, यहाँ पर जल है, मौलिक इसकी जो संरचना है, जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर भूगर्भिक संरचना है, वो एक हमारे लिए एक विरासत है। अतः राष्ट्रीय और अगर हम प्रांतीय क्षेत्र की बात करें और स्थानीय स्तरों पर अगर संसाधन का समायोजन एवं उनका संतुलन के लिए संसाधन नियोजन आवश्यक है। हमें राष्ट्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर इन संसाधनों का नियोजन करना होगा ताकि हम इसका सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सके। ठीक है, तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि संसाधनों का हमें विवेकपूर्ण उपयोग करना है। भावी पीढ़ी के दृष्टिकोण को रखकर, ध्यान में रखकर हमें संसाधनों का उपयोग करना है। संसाधन किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं उसके आर्थिक विकास के लिए। अब हम बात करेंगे भारत में संसाधन नियोजन के बारे में। तो संसाधन नियोजन एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए आवश्यक क्रियाकलापों की आवश्यकता होती है। ये क्रियाकलाप संसाधन नियोजन के सोपान होते हैं। इन सोपानों के सहारे किसी देश के जो उपलब्ध संसाधन हैं उनका सदुपयोग कर देश की उन्नति का मार्ग, हम उसके विकास का मार्ग को प्रशस्त किया जा सकता है। अगर भारत की बात करें तो संसाधन नियोजन के अनेक सोपानों में बांटकर हम अध्ययन कर सकते हैं। जैसे पहला, देश के विभिन्न प्रदेशों में जो संसाधन है उनकी पहचान करें और उनका सर्वेक्षण करें। हमें सबसे पहले ये देखें कि हमारे देश में संसाधन कहाँ कहाँ है, उसको हम सर्वे के दृष्टिकोण से देख सकते हैं, हम सर्वे करा सकते हैं। सर्वे के पश्चात हम उनका एक मानचित्र बनाएं और उनमें संसाधनों का गुणात्मक संसाधन क्या होते हैं और मात्रात्मक संसाधन के आधार पर, मापक के आधार पर अंकित करें। जैसे गुणात्मक का और गुणात्मक का मतलब होता है कितनी मात्रा में खनिज पाए जाते हैं,
मात्रात्मक का मतलब होता है कि कितनी क्वांटिटी में पाए जाते हैं, गुणात्मक का मतलब होता है किस प्रकार की इसकी क्वालिटी है। उसके बाद हम संसाधन विकास हेतु कुछ योजनाओं का निर्माण करें, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी प्रौद्योगिकी और हमारा कौशल एवं संस्थागत हमारा जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स हैं उनकी रूपरेखा तैयार करें। हम एक राष्ट्रीय विकास एवं संसाधन विकास के मध्य, राष्ट्रीय विकास और संसाधन विकास के मध्य एक, हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही हमारे संसाधन नियोजन के लक्षित उद्देश्यों को हासिल करने का प्रयास लगातार किया जा रहा था सरकारों के द्वारा। इस संदर्भ में हमारी भारत सरकार द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना लेकर आई और इन संसाधनों का नियोजन प्रारंभ हुआ। किसी भी इकाई पर विकास हेतु संसाधन एवं आवश्यक होता है, किसी भी देश के लिए संसाधन आवश्यक होता है, परंतु इसकी एक शर्त भी होती है, जैसे कि हमारा प्रौद्योगिकी और हमारे संस्थानों में कुछ आवश्यक परिवर्तन करने होंगे इन संसाधनों के विकास हेतु। इनके अभाव में संसाधनों के उपलब्धता के बावजूद उनका विकास संभव नहीं हो पाता है। आज हमारे देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां संसाधनों की दृष्टिकोण से वे बहुत अमीर माने जाते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से वो पिछड़ गए हैं। इसके विपरीत अगर हम देखें तो कुछ राज्य संसाधनों की दृष्टिकोण से निर्बल है, लेकिन उन्होंने आर्थिक रूप से अपने आप को बहुत ज़्यादा विकसित कर लिया बिकॉज ऑफ तकनीकी विकास के कारण। अब भारत के अंदर अगर हम संसाधनों का संरक्षण की बात करें तो भारत के अंतर्गत हम देखते हैं कि सभ्यता एवं संस्कृति की, किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति के विकास में संसाधन नियोजन एक, संसाधनों का संरक्षण एक महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण या उसका बहुत अधिक मात्रा में उपयोग विभिन्न प्रकार के हमारे सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देते हैं और इन समस्याओं के समाधान हेतु अलग अलग स्तरों पर सरकार के इनकी समाधान करने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन इन संसाधनों का अगर हम नियोजित ढंग से एवं विवेकपूर्ण उपयोग अगर करें तो इनका संरक्षण हो सकता है। अगर हम प्राचीन काल में जाएं तो संसाधनों का संरक्षण हमें बहुत सारे हमारे समाज सुधारक नेताओं की अपनी नीतियां, पॉलिसीज, चिंतक, पर्यावरणविद जो इस फील्ड में लगे हुए थे उनका एक उदाहरण रहा है कि उन्होंने इसको संरक्षण करने के लिए बहुत कदम उठाए। इस संदर्भ में अगर हम महात्मा गांधी के एक कोट की बात करें तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए, यानी कि हमारा जो जरूरत है रोटी, कपड़ा और मकान, उसके लिए हमारे पास भरपूर संसाधन है, लेकिन हमारा मनुष्य की जो ग्रीड, जो लालच है, उसकी पेटी भरने के लिए हमारे पास नहीं। इस दृष्टिकोण से बहुत सारे समाज सुधारक और पर्यावरण में काम किया, जिसमें प्रमुख नाम मेघा पाटेकर का आता है जो कि नर्मदा बचाओ अभियान से जुड़ी हुई थी। वहीं सुंदरलाल बहुगुणा जो कि चिपका आंदोलन से जुड़े हुए थे, एवं संदीप पांडे जो कि वर्षा जल का भंडारण, उनका संचय कर उसको कृषि भूमि का विस्तार के लिए उनका प्रमुख योगदान, इस तरह से उनका सराहा जा सकता है। अब गांधी जी जैसे कई चिंतकों का मानना है कि मानव का जो स्वार्थ है वो लालची और प्रवृत्ति का होता है, जो आधुनिक तकनीकी का उपयोग कर इन संसाधनों का शोषण करता है, लेकिन ये शोषण मानव जीवन के लिए भी नुकसानदायक है और संसाधनों के दृष्टिकोण से भी नुकसानदायक। गांधी जी जो मशीन द्वारा जो उत्पादन था उसके घोर विरोधी थे। वे बड़े जन समुदाय को इन संसाधनों के विकास करने में उनका योगदान को समर्थक थे, ना कि मशीनी युग के। वो उनका मानना था कि बड़े लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे बेरोजगारी जैसी कम होगी और लोग श्रमिक, क्योंकि उनकी जो कार्य की दशा और उनकी कार्य की जो दक्षता थी उसमें विकास होगा और इन संसाधनों के विदोहन में रोक लगेगी। लेकिन इन संसाधनों के कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी किए गए इनके संरक्षण के लिए। अगर इसमें सबसे पहले बात करूँ तो 1968 में रोम क्लब की स्थापना की, जिसे हम क्लब ऑफ रोम कहते हैं। उन्होंने 1974 में अगर हम बात करें तो सुमे शेर की एक पुस्तक है जिसका नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। उन्होंने इस बुक में गांधी जी के विचार प्रकाशित किए थे। लेकिन उसके बाद एक आता है ब्रेंटलैंड आयोग जो 1987 में आता है। इसका प्रतिवेदन आता है वो संसाधन संरक्षण के संबंध में विश्व जगत की दृष्टि को कारगर मानता है। इसमें अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास या उसे संधारणीय विकास की संकल्पना के साथ इसको जोड़कर देखा जाता है। इस रिपोर्ट के बाद हमारे साझा भविष्य जो कि ओवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से एक दस्तावेज प्रकाशित होता है
और रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में एक शहर है, 1992 में यहाँ पर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का विकास एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसी रियो डी जेनेरियो को प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है और यहाँ पर अलग-अलग 3 कन्वेंशन निकल कर आई थी। लेकिन 1997 में 1997 में न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन और 2003 के जोहान्सबर्ग में आयोजित तृतीय पृथ्वी सम्मेलन इस संसाधन संरक्षण के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होता है। अब ये सतत विकास की अवधारणा है क्या? अगर हम सतत विकास की अवधारणा की बात करें तो सतत विकास की अवधारणा का आशय है कि हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन हैं उनका हम इस तरीके से उपयोग करें भावी पीढ़ी को मद्देनजर कि हमारी जो पीढ़ियां आने वाली हैं उनके लिए संसाधन बचे रहें और संसाधन का विदोहन भी रुक जाए और आधुनिक मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए। ठीक है, तो लेकिन व्यक्ति की जो लालसा है, जो लालच है, जो ग्रिड है, वो तो कभी रुकने वाली नहीं है, वो संसाधनों का विदोहन करता रहता है। लेकिन कुछ हमारे जो संपन्न लोग हैं उनके स्वार्थ हैं, उनके उनसे वशीभूत होकर वे संसाधनों का विदोहन करते हैं, जिससे विश्व की परिस्थिति को भी घोर संकट उत्पन्न हो गया है। जैसे कि हम बात करें भूमंडलीय तापमान, ओजोन का क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, जैसे कि हम बात करते हैं वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि विस्थापन की समस्या बढ़ रही है, भूमि की जो लैंड डिग्रेडेशन, जो मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, ठीक है, अम्लीय वर्षा बढ़ रही है और ऋतु परिवर्तन जो हमारा हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन किस तरीके से आ रहा है, ये हमारी पृथ्वी के लिए एक पारिस्थितिक संकट बनकर उभर कर आ रहा है। अतः हम इन स्वार्थी तत्वों या इन देशों द्वारा जो बिना रोक टोक के जो विध्वंस चल रहा है उसको हम पृथ्वी को उस विध्वंस से बचाना होगा और इसी के लिए हमारा सतत विकास की अवधारणा का जन्म होता है। अब इन परिस्थितियों से निजात पाने के लिए या विश्व शांति के साथ हमारे जीव जगत को भी हमें गुणवत्तापूर्ण जीवन लौटाना होगा। इसके लिए सर्वप्रथम समाज में संसाधनों का एक न्याय संगत बंटवारा करना होगा कि संसाधनों तक सभी की पहुंच हो। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो संसाधनों का नियोजित उपयोग होना बहुत आवश्यक है। हम उसका एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट करें, इससे पर्यावरण को बिना कोई नुकसान पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को हम ध्यान में रखें और उनका वर्तमान विकास को हम बनाए रखें। ऐसी ही धारणा को हम सतत विकास कहते हैं। इससे हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा और संसाधनों का संरक्षण भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन क्या था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का जैसा कि हमने बात किया कि 13 से 14 जून के आसपास 1992 में रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील देश का एक शहर है और वहां पर विकसित एवं विकासशील देशों के राष्ट्राध्यक्ष लगभग 178 प्रतिनिधि देशों के लोग आते हैं और इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाती है। साथ में ही वन संरक्षण कैसा किया जाए और आपकी पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना हम किस प्रकार के कार्यक्रम एजेंडा 21 को इसमें अडॉप्ट किया गया। रियो डिक्लेरेशन की इसमें घोषणा की गई, जिसके अंदर हम एजेंडा 21 की बात करें तो इसके अंदर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास कार्यक्रम जिसे हम UNCD उसमें कहते हैं, UNCD के तत्वावधान में हमने राष्ट्राध्यक्ष द्वारा इसमें कुछ 800 कार्यक्रम के आसपास 800 पेज का एक घोषणा पत्र तैयार किया गया। उसके अंदर एजेंडा 21 को अपनाया गया, जिसमें सतत विकास की बात की जाती है कि किस प्रकार से विश्व सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पा सकता गोल को अचीव कर सकता है। इसमें एक विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना भी की गई जो कि विकासशील राष्ट्रों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराता था। उसी प्रकार से हमारा द्वितीय सम्मेलन आयोजन होता है जो कि 1997 के न्यूयॉर्क शहर जो कि USA का एक शहर है वहाँ पर इसको आयोजित किया जाता है। इसके 5 साल बाद में इसको +5 सम्मेलन भी कहा जाता है, जिसका भी उद्देश्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही प्रमुख था। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद आता क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन निकला था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो से और ये 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए ये जापान के क्योटो शहर में इसका सम्मेलन आयोजित होता है, जिसमें लगभग 159 देशों के आसपास इनमें भाग लिया। इसके अंदर बेसिकली 6 गैस जो हमारी हैं जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, लाइक मीथेन, N2O, ठीक है, HFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड आदि ये जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जो जिम्मेदार जो गैसें हैं इनको कटौती पर सहमति बनी कि भाई इनको हम कुछ कम करेंगे, इनका उत्सर्जन हम कम करेंगे। इसके लिए यूरोपियन संघ ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 8% कटौती करने पर राजी हुआ। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका लगभग 7% उन्होंने कहा कि हम अपना ग्रीन
हाउस ग्रीन उत्सर्जन हम कम कर देंगे। ठीक है, 6% कटौती पर जापान सहमत होता है। अलग अलग देशों ने अपने अपने अलग अलग कटौती के पैरामीटर्स निर्धारित करे। इसे मॉन्ट्रियल समझौता 1987 का विस्तार माना गया। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है जो वियना कन्वेंशन के बाद आता है, लेकिन वो ओजोन परत के बचाने के लिए था, उसी का एक आगे का भाग माना जाता है। इस सम्मेलन में विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हमारा तृतीय पृथ्वी सम्मेलन होता है, जो कि 10 वर्ष पश्चात पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 10 वर्ष पश्चात 2002 के आसपास इसको जोहान्सबर्ग, जो कि साउथ अफ्रीका का एक शहर है, वहाँ पर आयोजित किया जाता है। और लगभग यहाँ पर एक विश्व स्तरीय एक समिति बनाई गई जो ये देखना चाहते थे कि भाई 10 साल के अंदर हमने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं उनमें क्या अचीवमेंट, कौन कौन से देशों ने क्या किया है। और इसमें लगभग सभी देशों के प्रतिनिधि ने इसमें भाग लिया और पर्यावरण को बचाने और सतत विकास और संसाधनों का संरक्षण के लेकर इसमें बड़े स्तर पर बातचीत प्रारंभ हुई। तो दोस्तों ये था हमारा संसाधनों का विकास, उनका संरक्षण, भारत में उसकी अवधारणा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ उनके प्रोटोकॉल। धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करते हैं दूसरे संसाधनों के बारे में।